स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई उसको आज पूरी पार्लियामेंट ने कंडेम किया। ऑब्वियसली हम भी उसको कंडेम करते हैं और आज़ादी के नाम के ऊपर जो है वो दूसरों के मजहबी जज्बात और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी अपने मज़हब के साथ, अपने नबी वसल्लम के ज़ात के साथ और ऑब्वियसली कुरान शरीफ के साथ, तो किसी भी लिहाज से जस्टिफाइबल नहीं है कि आप कहें जी हम तो आज़ाद हैं और इतनी आज़ादी है कि जी हम दूसरे के मजहबी जज्बात को रोन दें, दूसरों के जज्बात को रोन दें। ये किस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी और ये किस तरह की आज़ादी है, ये समझ से बाहर है। और इस पर क्यों लॉ नहीं बनता? अगर आप यूरोप में जाएँ तो हॉलोकॉस्ट पे आप बात ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा बनाए हुए। इंग्लैंड के अंदर बरतानिया की मलका के ऊपर जो है आप बात ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर एक के इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट जो माशरे नहीं करते वो हार्डली दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेटिक। तो ये बात है और इसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज बिल्कुल पार्लियामेंट ने जो है वो सही जो है करारदाद भी पेश की और उसके ख़िलाफ़ जुमे को प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की। एहतजाज का नाम सुनते हैं हम तो ऑब्वियसली कान खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान में एक 9 मई को एहतजाज हुआ था और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी है, पुरअमन एहतजाज की। और मैं उनका ख़िताब सुन रहा था जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है वीडियो लिंक पे। वो ये बता रहे थे कि बेसिकली वो पुकार रहे थे लोगों को बार बार, अपने सपोर्टर्स को, और वो ये कह रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ये बुज़दिली जो बुज़दिल होते हैं, जो घरों से निकलते नहीं हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं लेते, वो कुफर होता है, वो मिट जाते हैं लोग। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने पॉपुलर लीडरशिप उनकी रही है और शायद अभी भी हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपील के ऊपर जो है वो अभी तक तो लोग निकले नहीं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान में मज़हब के लिबादे में सियासत की जाती रही है, हमने ये देखा है। अब मैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लूँ जो ये काम करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। और इसी तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया गया। कल जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो PDM की गवर्नमेंट ने क्या एहतजाज करना है, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उनकी एक यक रुकनी अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने क्या एहतजाज करना है। लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, क्या वो कॉल पुरअमन रह सकती है? अगर वो कॉल, पहली बात तो ये कि उस कॉल पे लोग निकलेंगे, ये देखने वाली बात है कल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या वो अब की दफ़ा पुरअमन रहेंगे? 9 मई को तो नहीं रहे थे, अब की दफ़ा पुरअमन, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। दूसरा ये कि जो सारा ये मामला चल रहा है जिसके अंदर अच्छी बात है जी, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस से। शहबाज शरीफ साहब पहले ही बरी होते जा रहे हैं, मरीम नवाज साहब भी बरी होती गई। तो इस मुल्क के अंदर कानून की क्या हैसियत है कि क्या पहले कानून या अदालतें गलत थीं जब इन सबको सज़ाएँ दी गई? उस वक़्त कानून सोया हुआ था, हॉलिडे पे गया हुआ था, वीकेंड मना रहा था, वो क्या था? और अगर उस वक़्त कानून सही था जब नवाज शरीफ साहब को इन सबको सज़ाएँ हो रही थी, तो अब ये जो इनकी कैद ख़त्म होती जा रही है सबकी, ये बरी होते जा रहे हैं, तो अब क्या इंसाफ सही है या गलत है? मतलब ये हैरानकुन बात है कि एक मुल्क जो है वो मज़हब के नाम पे कायम हुआ हुआ है, कुरान शरीफ को जिसकी बेहुरमती के ऊपर हम सब सरापा एहतजाज है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। इस्लामी एक नज़रियाती कौंसल भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इंसाफ का ये पैमाना है, इंसाफ की ये मंजिलत है इस मुल्क के अंदर कि एक केस के अंदर कुछ साल पहले अदालत जो है वो एक बंदे को टांग देती है और उसके बाद वही अदालत जो है उसका आबो हवा जब चेंज होती है तो वही अदालत जो है वो बरी कर रही होती है, ख्वाह जज कोई और हो, लेकिन वो बरी उसी एविडेंस के ऊपर, उन्हीं शवाहिद के ऊपर, उन्हीं हकायक के ऊपर। मतलब अकल दंग है कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मतलब इस मुल्क के अंदर जो है लॉज बनाया, अभी रिसेंट जो लॉ शहबाज हुकूमत लेके आई है, यानी कि पहले लॉ लेके आए नैब में तरमीम का जिसका उनको फ़ायदा हो जाए बादियुल नज़र में, कि उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। बाद में जब देखा कि अब अपनी अपोजिशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टांगना है, उसमें फिर तरमीम करके एक और लेके आ गए उसके अंदर। मतलब इवन जो कानून साजी हो रही है इस मुल्क में आज 2023 के अंदर, कानून साजी, अदालती फैसले, अदालतों की कदरों मंजिलत, वो कंट्रोवर्शियल है। तो इंसाफ तो होता ही वो है जो शीशे की तरह, यानी शीशा होता है ना जिस तरह, जिसके अंदर कोई खराश नहीं होनी चाहिए। तो इंसाफ देने वाले के फैसले के अंदर, उसके किरदार के अंदर, उसके वर्डिक्ट के अंदर वो खराश नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पूरा शीशा ही टूटा हुआ है। तो इस मुल्क के अंदर जहाँ इंसाफ ना हो, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा था ना कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, ऑब्वियसली चल रही है वेस्ट के अंदर,
लेकिन वो हुकूमत नहीं चल सकती जहाँ इंसाफ ना हो। वो ये कहने का मतलब ये था कि हुकूमत चलने का, ये जिस तरह ये हुकूमतें चल रही हैं IMF की भीख के ऊपर, ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, या इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, या उससे पहले फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, या उससे पहले फिर गवर्नमेंट थी, तो ये चलना तो ना हुआ। ये तो आप कर्जे और सूद और उस चक्कर के अंदर चार्टर ऑफ गुलामी को साइन कर करके खींची जा रहे, इक़्तिदार लिए जा रहे हैं और अवाम को इससे कोई निकाल नहीं रहा। ये सूरत हाल है इस वक्त इस कंट्री की 2023 में। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, कोई लीडर नहीं है इस वक्त, कोई एक लीडर ऐसा हो जिसकी सदाकत पे, जिसकी अमानत पे, जिसकी लीडरशिप के ऊपर कौम का एतमाद हो। मतलब वेस्ट के अंदर पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ होता है कि इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव्स और लेबर लड़ रहे हैं इस बात में कि उसकी पॉलिसी गलत है। ये नहीं होता कि जी वो कंजर्वेटिव कह रहा है कि जी लेबर का जो प्राइम मिनिस्टर था वो करप्ट था और वो फिर जीत के भी आ जाए नेक्स्ट इलेक्शन में। मतलब ये हैरान कुन बात है। या वो दूसरी पार्टी कह रही हो कि ये फलां दहशतगर्द थी और वो फिर भी सर्वाइव कर रही हो। यहाँ पे तो कोई दहशतगर्द है फिर वो मनपसंद हो जाएगा, कोई करप्ट है वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, कोई टेररिस्ट है कल वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई इंसाफ का पैमाना नहीं है कोई। और सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट दैट इज डिवाइडेड अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ और विद इन इट सेल्फ, वो आपको क्या इंसाफ देगी? वहाँ पे कुछ जजेस का मुंह उस तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ का इस तरफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं। तो ये मुल्क है जी। इज़हारुल हक साहब, इस पे आप राय ज़नी का आगाज़ करें। उस्मा बुखारी साहबा, आमिर ज़िया साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत वार्म वेलकम। इज़हारुल हक साहब, मैंने तो बड़ा कुछ कह दिया जी। शुक्रिया कामरान साहब, आपने जो मरसिया खानी की है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है और मुझ पर तो रिक्कत तारी हो गई है। मैं 2 पॉइंट्स पेश करता हूँ, अज़राए करम मुझे वक्त दीजिएगा। पहला तो है बेहुरमती का। तो जनाब, बेहुरमती का इलाज ये नहीं है कि हम सीना गोभी करें या हम कमर के साथ पटके बांध कर बाल बखेर कर हाय हाय करें या आसमान की तरफ देख कर रोएं। उसका एक ही इलाज है जो शाह फैसल ने 70s में किया था। आप इनकी माशी बाइकाट करें, इनकी मसनूआत का बाइकाट करें, जो भी जितने भी 55 मुल्क हैं वो सब करें। और अगर सब में गैरत नहीं है तो पाकिस्तान करे, स्टार्ट तो करें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि इन मुल्कों को एक ही ज़रब जो है वो तकलीफ़ देती है और वो है माशी ज़रब। ठीक। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कौम को ये मुजदा सुनाया है कि जिन 620 बड़े आदमियों को जो 25 करोड़ गधों से मुख्तलिफ हैं, उनको जो $3 बिलियन का कर्ज दिया था तहरीके इंसाफ की हुकूमत में पेंडेमिक के ज़माने में, स्टेट बैंक ने कहा है कि जी मैं वो नाम नहीं मुश्तहर कर सकता, वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि एक मुआहदा है स्टेट बैंक का और बेनिफिशरीज़ के दरमियान। यानी उस मुआहदे में कौम नहीं आती। ये 25 करोड़ जो आदमी हैं इनका किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं है। ये $3 अरब जिसके 400 अरब रुपयों से ज़्यादा बनता है। अब तो हम हर 5 मिनट के बाद हमें अपनी वो गिनती भी चेंज करनी पड़ती है डॉलर की प्राइस की वजह से। तो पहले तो मैं आपको ये मुजदा सुनाता हूँ कि ये कितनी बड़ी फतह है आवाम की कि 620 आदमियों को अरबों रुपए दिए गए और स्टेट बैंक का गवर्नर कहता है जो हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स से जो तनख्वाह लेता है जी जी, वो वाइसराय है शायद, या वो गवर्नर जनरल है जो ब्रिटेन से वो फायज होकर आया है। एक तो मैं आपके तवस्सुत से कौम को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने इंसाफ की बात की है, तो इंसाफ यही है ना जो हो रहा है, क्योंकि वो आपने कहानी सुनी होगी वो उल्लू की, जिसकी बीवी को तोते ने शायद कहा था कि ये तो मेरी बीवी है। तो इंसाफ का क्या रोना है? हमारा इंसाफ जो है, आप रैंकिंग देखें कोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पर, हमारी अदलिया की, हमारे जुडिशल सिस्टम की क्या रैंकिंग है और कौन मिल रहा है। अदलिया तो जिम्मेदार है, लेकिन जो हमारे लीडरान हैं वो किस तरह एग्जेम्प्ट हो सकते हैं? ये तो कौम इस वक्त लीडरलेस खड़ी हुई है। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। मतलब ये कंट्रीब्यूशन, और उसके ऊपर उन्होंने प्रेस टॉक भी कर दी। उसके ऊपर अब वो पूरी गवर्नमेंट बगले बजा रही है कि पता नहीं हमने शायद अमेरिका को कर्जा दे दिया है, इतने हम बड़े फाते हो गए। तो लीडरलेस लेकिन कौम है। कामरान साहब, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने एक सेकंड, आपने IMF से कर्जा लिया, लेकिन अपने वजीर खारजा से ये तो पूछिए कि वो कहते हैं मैं अपने टिकट पर सफर कर रहा हूं, तो जब पूरा जहाज सरकारी है तो वो अपने टिकट पे कैसे सफर करते हैं?
उनके ख़ानदान के लोग जो हुकूमत में नहीं हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो आप इधर से IMF से कर्जा ले रहे हैं, उधर से आप लुटा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा लीडर हमारे क्या कर सकते हैं? ये कर तो रहे हैं हमारे बिल्कुल लिए ठीक है बहुत सर, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। उस्मा बुखारी साहबा, इससे पहले मैं दूसरे एनालिस्ट की राय लूँ, मुझे ये बताइए कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट, ये क्यों नहीं दे रहे अवाम को? क्योंकि इससे पहले तो आप लोग इवन जितने भी एग्रीमेंट्स IMF वगैरह के हुआ करते थे उस पर कहा करते थे PTI की गवर्नमेंट को कि जी अवाम का राइट है, तो ये तो अवाम का राइट जानना, लेकिन उससे बढ़कर सवाल ये है कि आज आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती हैं कि आपकी भी बड़ी जिदोजहद है, आप कब की पॉलिटिकल वर्कर हैं, पार्लियामेंटेरियन भी रही हैं, इंसाफ ही नहीं है, और आपकी नाक के नीचे भी इंसाफ नहीं हो रहा जिस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं पर्सन स्पेसिफिक, और जिस तरह उन पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत कुछ कह दिया कामरान आपने। मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े से वक्त में मैं आपकी बातों का जवाब दे सकूं। पहले तो मैं भी जो स्वीडन का वाक़या है उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहती हूं, और ये अजीब लम्हा फ़िक्रिया है कि आप ख़ुद जो है वो मुसलमानों की जो किताब है उसको आग लगाएं और आप मुसलमानों को जो है वो मुश्तिल करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बाद कोई भी वाक़या हो जाए उस पर आप बग़ैर सोचे समझे मुसलमानों को जो है वो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरा दें और फिर कहें कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो मुसलमान होते हैं। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है वेस्ट के भी और उसके भी, ये अगर इस तरह से किताबें जलाने लगे और अगर इस तरह से तौहीन शुरू हुई तो फिर कोई भी मज़हब सलामत नहीं रह सकता। पाकिस्तान ये इस्लाम जो है वो दुनिया के चंद बड़े मज़ाहिब में से जो है वो शामिल है। तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है जिसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके सियासी सवालात की तरफ। पहले तो मुझे एतराज़ है इस बात पे कि आपने ये जो कहा कि जो है बगलें बजा रही है हुकूमत, और ये क्रेडिट है शहबाज शरीफ का कि वो जो है उन्होंने IMF जो है प्रोग्राम वो ले लिया। सिर्फ प्रोग्राम की बात नहीं है, ये क्रेडिट तो है, इसको अगर आप क्रेडिट नहीं कहते, अगर आपके ख्याल में डिफ़ॉल्ट बहुत ही मामूली चीज़ थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देता, जिसकी तैयारी जो है पिछली हुकूमत करके गई थी, और पूरी जो है उन्होंने कोशिश की आखिरी दिन तक कि पाकिस्तान को जो है ये बेल आउट पैकेज ना मिल सके। ये खाली IMF का प्रोग्राम नहीं है, इसके साथ बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स जुड़े हुए हैं कामरान साहब। अरबों रुपए की, अरबों डॉलर्स की बल्कि जो है वो सरमायाकारी होनी है पाकिस्तान के अंदर, खलीजी ममालिक की तरफ से, सऊदी अरबिया की तरफ से, चाइना की तरफ से बहुत सारी सरमायाकारी पाइपलाइन में थी जो IMF के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद जो CPEC के ऊपर जो एक रुक गया था CPEC, उसको बड़ी तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं। सो पाकिस्तान की तरक्की शुरू हो रही है। मुझे एक बात बताइए, आपके नज़दीक सिर्फ IMF का प्लान, जिसमें ऑब्वियसली दुआएं दें आर्मी चीफ को, जिनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद उनको अप्रिशिएट किया है कि आपके गैर मुल्की लोग जो है वो भी आपसे कमिट कर रहे हैं, और IMF में भी उनका बड़ा अहम रोल है, वो खुद ही बता रहे थे प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ का। तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ी बात है कि अब IMF के साथ तो आपको पता है कि जिस तरह की एक सर्जरी होती है उसके साथ जितने भी लोगों को प्रॉब्लम सहने पड़ते हैं, वो तो आम ग्राउंड पे तो लोगों को रिलीफ आपने नहीं दिया। आपकी 1.5 साल की गवर्नमेंट में शहबाज शफीक ने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि लोगों की ज़िंदगी तंग हो, 13% से 34% पे जो है शरह महंगाई पहुंच जाए, और अब मजीद पेट्रोलियम लेवी का जो आपने कमिट किया IMF की इस डील के साथ, जो आप कह रहे हैं आपने बेल आउट किया है, बड़ी अच्छी बात है बेल आउट किया है। आप जो गैस के निर्ख, जो बिजली के निर्ख बढ़ा रहे हैं, तो आम आदमी तो फट पड़ा है। मैं आपको सुनवा भी दूंगा अभी थोड़ी देर में आम आदमी क्या कह रहा है आपकी गवर्नमेंट के बारे में। जी बताइए, आपसी बात हो रही है। जी आपसी बात हो रही है। और मैं भी आम आदमी हूँ और मैं बिल्कुल समझती हूँ ये 1-1.5 साल जो है ये एक रस्सी पर तनी हुई हुकूमत थी जिसने इस मुल्क की बैरूनी अदायगियाँ की, जो कर्ज़ों की अदायगियाँ थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 24,000 के ऊपर जो है वो कर्ज छोड़ के गई। एक ईंट नहीं लगाई इस मुल्क के अंदर, कोई प्रोजेक्ट नहीं है सिवाय भंग के और वो पनाह खाओं के और लंगर खानों के अलावा जो है, लेकिन वो इस पाकिस्तान के जो कर्जे है उसको 45,000 के ऊपर ले गया। और वो कर्ज़ों की हमने अदायगियाँ जो हैं वो दिसंबर में भी की, वो जून में भी की, अगली दिसंबर तक की अदायगियाँ जो हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पूरी तरह करेगा। ये डिफ़ॉल्ट की बातें तो बहुत पहले शुरू हो गई थी, लेकिन ये जो आम आदमी को रिलीफ देने की बात है, यस आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने गुजारिश की है, जिन प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिस सरमायाकारी की मैं बात कर रही हूँ, ये प्रोग्राम के साथ साथ जो ये सरमायाकारी जब आएगी इस मुल्क के अंदर, जब ये नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे, नई चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी, तो यकीनन आहिस्ता आहिस्ता मसाइल मसाइल बहुत है। ये भी एक मिनट आखिरी बात कर लेने दें। कल के सिर्फ एक महीने जो है पिछले महीने 9%
9% जो है वो महंगाई में कमी आई है, डॉलर की कीमत 9% नीचे आई है। आपके उसके बाद सरकारी जो दादो पेट्रोलियम शुमार के प्राइसेस मुताबिक हैं, तो सिर्फ उसके अंदर एक महीने में 0.5% 30 कमी रुपए आई की है। कमी की गई थी कामरान। मैं आपके स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, इसहाक डार साहब को कोटरा कीजिएगा इसके ऊपर, वो तो कह रहे हैं सिर्फ 0.5% कमी आई है। आपके जो स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है, इदारा शुमारियात। नहीं, दो तरह की महंगाई होती है, दो तरह की महंगाई होती है। एक खुदनी चीज़ों की महंगाई है और एक जनरल ओवरऑल महंगाई है। सो उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। जो मैंने ज़रूर बात करनी है स्टेट बैंक वाली, ये मैं बिल्कुल मुतालबा करती हूँ अपनी हुकूमत से। ये स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब ने कहा है कि वो ये बांटी गई ये पाकिस्तान की जो रकम है, ये कौन से 650 ऐसे सूरमा हैं जिनको जो है ये अरबों रुपए दे दिए गए और उनसे सवाल नहीं किया जा सकता, उनके नाम नहीं ठीक है जी, आप इसको इंडोर्स करती है, अच्छी बात है जो इज़हारुल हक साहब ने कहा, बिल्कुल ये ठीक है। नाम सामने आने चाहिए, मैं ये पैसे दोबारा भी आपके वापस पास आ रहा हूं, लेने मैं चाहिए। दोबारा आ रहा हूं, हमारे बिल्कुल। पास एक आपने डॉलर कहीं को हम नहीं रो रहे जाना। हैं। मैं दोबारा उस्मा साहिबा आपके पास आ रहा हूँ, आपके साथ तो सालों का साथ है मेरा, इंशाल्लाह भी आ रहा हूँ। आमिर ज़िया साहब, एक तो आप इसका जवाब ज़रूर दे सकते हैं, इफ़ यू वांट टू कमेंट, जो मैंने शुरू में कहा कि हम कुरान शरीफ की बेहुरमती पे जायज़ तौर पे सराह पे एहतजाज है, लेकिन जो मुल्क कुरान शरीफ के नाम पे, इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, वहाँ पे इंसाफ का क्या स्टैंडर्ड है। ख्वाह वो कोर्ट्स को आप देख लें, अभी भी मैं सुप्रीम कोर्ट का देख रहा था कि कितने हज़ारों केस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र करम के मुस्तहक हैं, और जहाँ पे रात को एप्लीकेशन आती है वहाँ पे सुबह, जिसका कोई ताल्लुक आम आदमी के रिलीफ से नहीं है, वो वहाँ लग जाती है ठक करके। जिस तरह की कानून साजियाँ हो रही हैं इस मुल्क के अंदर, अभी इस गवर्नमेंट के अंदर पर्सन स्पेसिफिक करके, और जिस तरह की बायस तरीके से हो रही है, वो आप देख लें। इसका आप जवाब देना चाहे जरूर दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि जितना ये हुकूमत जो है ये इस वक्त ढोल बजा रही है कि जी उसके खुशखबरियों के कि जी IMF बेल आउट कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, क्या शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस ऐसी है 1.5 साल की कि कमिंग इलेक्शंस के अंदर PMLN सादा अक्सरियत भी ले पाएगी, रिगार्डलेस ऑफ दैट कि प्राइम मिनिस्टर इनका कोई भी बने या ना बने, कोई भी उम्मीदवार हो? आमिर साहब। अच्छा कामरान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब आपने 2-3 चीज़ें सामने रखी है, मैं चाहूँगा IMF पे मैं ज़रा तफसील से बात करूँ, लेकिन सबसे पहले यकीनन जिस तरह हर पाकिस्तानी कहते हैं ना कि सरापा एहतजाज बना हुआ है, दुखी है कुरान पाक की बेहुरमती पे, वो ज़ाहिर हम भी हैं। और मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं या जो हमारे मुखालफीन हैं वो हमारी अपनी कमज़ोरियों से और हमारी अपनी तकसीम से फ़ायदा उठाते हैं। और बेशक वहाँ पे वो कह सकते हैं जी स्वीडन वाले कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है और एक फ़र्द ने ये जाहिलाना हरकत की, लेकिन जाहिर है कि अगर कहते हैं ना कि मुसलमान ममालिक सही तरह से लॉबिंग करें, अपने प्रेशर को, अपनी ताकत को इस्तेमाल करें, जुनूनियों की तरह नहीं, बहुत ही मनतकी अंदाज में, लॉजिकली, ठंडे दिलो दिमाग से, तो यकीनन हम इस मसले को हल कर सकते हैं। क्योंकि मुसलमानों को प्रोवोक करना बड़ा आसान हो गया है। कोई भी वहाँ पे जाहिल उठता है, वो कोई ना कोई तौहीन आमेज़ बात कर दे या हमारी किसी मुक़द्दस चीज़ को, और सिर्फ हमारी नहीं, दुनिया की किसी भी मज़हब की मुक़द्दस चीज़ के साथ जो है वो ये नहीं होना चाहिए। एक बात। अच्छा, फिर बड़ा दिलचस्प बात है IMF की तरफ। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि IMF के ऊपर कहते हैं ना खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मचाने भी चाहिए इन लोगों को। उसकी वजह मैं यूँ कहूँगा कि आप देखें कि गुज़िश्ता 8 माह से ये हुकूमत कोशिश कर रही थी कि 9th रिव्यू हो जाए, लेकिन वो 9th रिव्यू हो के नहीं जा रहा था। मिफ्ता इस्माइल साहब ने 7th और 8th रिव्यू करवाया था, जिसके बदले हमें 1.1 बिलियन मिल गए थे। लेकिन जब से इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने जो IMF से हम लोगों ने श्योरिटीज़ दी थी, पाकिस्तान ने उनसे इनराफ किया था। और इसमें जो मेरे ज़राए का कहना है कि बदइतमादी इतनी बढ़ गई थी कि IMF के लोग इसहाक डार साहब से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसी वजह से इस मुल्क के वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ को, हमारे इंस्टीट्यूशन को, फ़ौज को इस मामले में कूदना पड़ा। वरना आप एक तरह से देखें कि डाउनग्रेड हुए जो काम एक ज़माने में हमारा फाइनेंस और गवर्नर स्टेट बैंक किया करता था, वो आज कौन कर रहा है? उसके लिए आपके आर्मी चीफ को और वजीर आजम को जो है कोशिश करनी पड़ रही है। तो एक तरह से इसहाक डार साहब की नाकामी है। फिर ये भी उनको हिसाब देना चाहिए कि आपने 8 माह में जो आपने इक़दाम नहीं किए, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ कि महंगाई 40% गई, आपका डॉलर जो है वो ₹300 तक चला गया। अगर आप बर वक्त इक़दाम करते तो फिर हमारा लेकिन बात ये ना कि आमिर साहब, आपके ख्याल में नेट शेल में IMF की डील कुछ भी ये कायदे ले ली है, उसके साथ वो कबाहतें भी तो आ रही हैं जो मैंने बताई आपको। तो अगर इलेक्शन इस साल होता है तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी है शहबाज शरीफ साहब की कि ये सादा अक्सरियत भी मिल जाए PMLN को या नहीं, या मिल सकती है? बड़ा मुश्किल है। देखिए, कुछ चीज़ें तो उन्होंने अमल दरामद कर दिया, 215 अरब के टैक्सेस लगा दिए, बेल्ट टाइटनिंग 85 बिलियन की कर दी इन्होंने, ठीक है। लेकिन अभी एक और क़यामत आनी है हमारे ऊपर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट आपने देखा 22% हो गए, हमारा अभी ऊपर जाएगा। कारोबार करना हम लोग कंपेटेबल नहीं दुनिया में,
ठीक है ना। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ऑब्वियसली impossible हो गया। अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा बिजनेसमैन गैस बैंक से के- पैसा लेता है, जब इंटरेस्ट रेट 22 पे चला जाएगा तो वो पैसा कहां से लेगा? फिजिबल नहीं, फिर काइबर भी लगना है उसमें 22 नहीं, तो 3%। फिर ये तो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, फिर ऊपर जाके 26-27 पे मिल रहा होगा हाँ, उसको। वही काइबर भी तो लगेगा आप उसमें। ये सोचें कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दें आप। अच्छा, उसके बाद अभी हमारे ऊपर जो क़यामत आनी है, गैस के और बिजली के बिल हमारे बढ़ने हैं। अच्छा, ये IMF प्रोग्राम बड़ा मुनफरिद है। हमेशा हमें IMF प्रोग्राम उस वक्त मिला जब नई गवर्नमेंट आती थी, यहाँ पर उस गवर्नमेंट को मिला है जो जाने वाली है। तो ये IMF प्रोग्राम 9 माह का 3 गवर्नमेंट्स देखेंगी कामरान साहब। एक जी, तो जी, ये जी। हुकूमत पहला 1.1 बिलियन की ट्रांच लेगी, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आके सितंबर में रिव्यू करेगी, उसको 1.1 बिलियन डॉलर मिलेगा। फिर हमारी जो नई गवर्नमेंट आएगी इलेक्टेड, अगर इलेक्शन होते हैं तो वो डील करी होगी। तो बड़ा मुनफरिद प्रोग्राम है ये हमारा। बिल्कुल ठीक है ना? सर। और ये जो मुआवजा सरजद हुआ इस जी जी, ये जो मुआवजा तो ये सरजद मुद्दा हुआ है, था एक तरह का जो सरजद हुआ है, लेकिन क्रेडिट जो है वो डार साहब को नहीं जाता और हमें मजीद मुश्किलात के लिए तैयार होना चाहिए। कमर कमर कस लें हम लोग। ये लोगों को जनाब। बार बार बावर कराना जरूरी है कि ये जिस चीज को हम बहुत बड़ा एक रिलीफ कह रहे हैं, वो भाई वो गुलामी का चार्टर है, वो कर्जा दर कर्जा, फिर सूद दर सूद, उसके अंदर हम जा रहे हैं। उससे आगे कुछ भी नहीं है। अभी आपको मैं लोगों की राय भी एक सुनवाता जुमला हूँ। मुझे कहने दें। जी जी जी, आमिर जिया साहब। जी, मैं एक जुमला अगर इजाजत दें, मैं कह रहा हूँ कि हमारे हुक्मरान अशराफिया की मजमुई ये नाकामी है कि हम लोग इस हाल को पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। वरना आप देखें कि दुनिया में कौमें, आपके पास जो रिसोर्सेज हम निकल सकते हैं, लेकिन इनकी नालायकियां जो हैं, बिल्कुल ठीक। ये एक हुकूमत की बात बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक। मैं हुक्मरान अशराफिया की बात कर रहा बिल्कुल हूं। ठीक उन्होंने है। हमें इस हाल को पहुंचाया। जी, अब्दुल्ला गुल साहब, आप सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान के, और हमेशा मुझे खुशी होती है आपको बुला के, जनरल हमीद गुल साहब की वजह से, उनके साहबजादे हैं आप। मुझे ये बताइएगा गुल साहब कि एक तो इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा तो थीसिस ये है कि हमें अपने मज़हब की पैरवी करते हुए जो है, सबसे पहले तो इंसाफ के निज़ाम के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, जो किसी दौर में नहीं हुआ। पिछले दौर वाले भी बड़े अल्लाह ताला के और कुरान शरीफ रियासत मदीना का रेफरेंस दिया करते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने उस सिलसिले में, और आज भी कुछ नहीं हो रहा। इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन आगे फिर सवाल ज़रा डिबेट को थोड़ा चेंज करते हुए कि कल जुमे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो एक कॉल दी है कि जी एहतजाज होगा, लेकिन जो कॉल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दी है, आपके नज़दीक उस कॉल पे उस जोश व खरोश से अमल होता नज़र आ रहा है? अब जिस तरह के जो हालात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, और अगर हो गया तो हमें क्या 9 मई के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रख के कोई हिफाजती इंतजाम करने चाहिए उसके लिए या नहीं, या आपको लगता है कि पुरअमन रहेगा आपकी दफ़ा एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो स्वीडन के हवाले से बात कर लेते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। इससे पहले अमेरिका में भी कुरान पाक टैरी जोन्स जो नामी एक बदबख्त ने जलाए थे, और वहाँ भी पुलिस खड़ी थी। इसी तरीके से रियासती सरपरस्ती के अंदर मुतअद्दद वाक़यात सामने आए। चार्ली एब्डो वाला मामला भी आया, और फिर फ्रांस के अंदर जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाके बनाए गए, वो भी हमारे सामने है। ये हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये है कि मगरिब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहता है, फिर वो ऐसी जाहिलाना हरकत करता क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुरान पाक के नज़रिए से जो है खाइफ हो गए हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो झूठा साबित होता जा रहा है, और कुरान पाक का नज़रिया इंशाअल्लाह ताला वो तो सच्चा साबित होना है, ये तो खुदा का वादा है। इसलिए वो इसके ऊपर जो है आए दिन कई अरसे से, कई सदियों से कुरान पाक को नज़र आतिश किया जाता है। दुनिया की कोई और किताब नज़र आतिश नहीं हो रही इसका। और पाकिस्तान ही क्यों महवर है? पाकिस्तान इसलिए कि कुरान पाक की वारिस रियासत जो है उस निज़ाम की, वो पाकिस्तान है, और अफवाज पाकिस्तान उसके महाफिज हैं। और 9 मई के वाक़यात जो थे वो उसी हवाले की एक कड़ी थे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान में तनाज़ा पैदा करना, नफ़रतों के बीज बोना। अब ये एक बहुत अहम बात है कि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो एक करारदाद, अच्छा, अब मेरा सवाल भी साथ साथ कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है, उसके मुतालिक क्या तैयारी होनी चाहिए हुकूमत की, और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे कल? मैं कामरान भाई वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, जब एक इत्तेहाद की कॉल दी है तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस चीज़ से मावरा होके कि वो किस पार्टी से हैं, किस जगह से हैं, लेकिन वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और कुरान पाक के मानने वाले हैं। उनको इकट्ठा होके, यकजा होके एक एहतजाज करना चाहिए। लेकिन अगर 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा से बनाई जाए और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना की कोशिश की जाए, अवाम के भड़के हुए जज्बात को इंतशार का रुतबा दिया जाए,
तो फिर मेरे ख्याल में हिफाजती इकदाम तो कल आपको नज़र आएंगे, ये होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गफलत होगी। दूसरी बात यह है कि इतने लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे जो कि पीटीआई के झंडे लेके बाहर निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी बुनियादी लीडरशिप जितनी थी 100 से ज़्यादा तो लोग उनको छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी कान हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों के जो राज थे वो आश्कार हो गए हैं। उसमें आपका, मीडिया का, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। मेरा ख्याल है कि इस मामलात के अंदर जो हम ये देख रहे हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी के, तो मैं इसमें ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि कॉल देने से पहले कहीं शीरी मज़ारी साहिबा वो ख़त लिखती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे, रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने ख़त इस जो अभी ब्लास्फेमियस एक्ट हुआ, क्या उन्होंने इस तरह का कोई ख़त लिखा वहाँ? तो अभी तक जवाब नफी में है। क्या अंदलीब अब्बास ने कोई ऐसी ईमेल बनाई जो यूनाइटेड नेशन के अंदर लिखी? तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि वो जो 66 कांग्रेसमैन थे, क्या उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया? तो उसके ऊपर भी जवाब नहीं आता। बिल्कुल जो है खान साहब ने कोई की, बिल्कुल आपका सर ये पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए गुजारिश ये करता हूं कि क्या फरमाए जी जी तो क्या ऐसी कोई चीज सामने आई? नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जब खाना काबा के अंदर जो है वो, और हरमैन के अंदर जो है तौहीन होती है, और नबी के जो रोज़ा है उसके सामने लोगों के बाल नोचे जाते हैं, तो क्या उसकी मजम्मत की गई? नहीं। क्या हमने ये देखा नहीं कि पार्टी का झंडा, पीटीआई का झंडा लेके अराफात के मैदान के अंदर लोग फिर रहे हैं, तो क्या इसकी मजम्मत की गई? नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत की, इसी तरीके से उनको मगरिब के अंदर ये वावेला करना चाहिए और अपने बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया जी, इस्तेमाल करके आपका ये पॉइंट आ गया। स्मिथ को, मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूं, भी कहें कि वो भी कुछ करें और जमायमा साहिबा भी कुछ इसके ऊपर लिखें। बिल्कुल ठीक। जाते जाते ब्रेक पे जाते जाते जरा मैं चाहता हूं कि जो मैं जितनी इरशादात अपने कर रहा था कि लोगों का क्या हाल हुआ है, उसका एविडेंस दिखा के जाऊँ आके वापसी पे। बाकी लोग कमेंट करेंगे, खासतौर उस्मा साहिबा भी। सिर्फ लाहौर जो कि नून लीग का गढ़ है, वहाँ पे महंगाई पे लोगों का क्या रिएक्शन है, ज़रा सुनवा दें। मुल्क तबाह करता है, गरीब आदमी मार देता है, जेड़ा दिहाड़ीदार है वो मार छड़े है इन्होंने। आपने यार बहुत महंगाई कर दी, बहुत। अभी कह रहे हैं इंशाल्लाह कम होगी। कब कम होगी? जब हम कब्र में उतर जाएंगे। रोटी कमानी मुश्किल है, अभी बिजली बढ़ा दी, क्या करेंगे गरीब आदमी? रोटी कमानी खानी मुश्किल है, बिल कहाँ से दें? गरीब जो ये महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, गरीबों के लिए रिलीफ दें। महंगाई कम नहीं हुआ, महंगाई ज्यादा हो रही है। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, गेहूँ महंगा है। लोगों के पास वो जरूरत की अशिया नहीं है, खाने की अशिया नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दूध नहीं है बच्चों के लिए। अभी एक चीज ये कम करते हैं, दूसरी चीज इसका रेट बढ़ जाता है। जो चीज लेने जाते हैं वही महंगी की महंगी हुई है। दूध लेने जाए वो भी पहले 100 रुपए का था, अब 150 170 रुपए चला गया। सारी जिंदगी महंगाई नहीं खत्म होनी। आटा फिर किथे लै गए, घ्यो फिर किथे लै गए। थोड़ी देर वास्ते सुकून देंदे ने, फिर 10 दिन बाद उठे लैन देने। कोई महंगाई कम नहीं हुई। ये हम बेवकूफ बने हुए हैं, इनके हाथों में बस घूम रहे हैं ऐसे, जैसे वो बंदर नहीं डुगडुगी पे नाचता, ऐसे नचा रहे हैं हम लोगों को। ये मैंने ग्रोसरी की है, हर चीज में कम से कम 30 40 50 का इजाफा ही मिला है। वैसे ही हालात चलते रहे, फिलहाल ये अवाम पिस के रह गई है महंगाई से। इज़हारुल हक साहब, कल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये जो कॉल कल दी गई है एहतजाज की, ख़ासतौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसको हम किस पैराहे में देखा जाएगा? कमरान साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ 9 मई को यहाँ हुआ वो तो गालिबन नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी खान साहब कोई भी सरप्राइज़ दे सकते हैं। यू नेवर नो व्हाट ही इज़ होल्डिंग अप हिज स्लीव। तो मेरा ख्याल है कि सिटिंग विद फिंगर्स क्रॉस तो इंतज़ार करने वाली बात है। लेकिन एक बात तय है कि 9 मई वाला गदर नहीं मचेगा। अब मैंने 2 और आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करनी हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि जो बेहुरमती हुई है हमारे मजहबी शायर की, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल तो दे रही है हुकूमत भी और दूसरे भी। उनकी मसनूआत की बाइकाट का क्यों नहीं ऐलान किया जा रहा, अपील क्यों नहीं? ठीक है। मैं और दूसरा पॉइंट जल्दी से बता दें, वक्त की किल्लत है इस पार्ट में। दूसरा पॉइंट यह है कि खुशकिस्मती से हमारे पास उस्मा बुखारी जैसी हुकूमत की नुमाइंदा बैठी हैं। मैं उनका बहुत एडमायरर हूँ। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर और बहुत बहादुर हैं, शी इज़ अ गुड फाइटर। लेकिन मेरा उनसे शिकवा ये है कि खुदा के लिए ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्यों नहीं ख़त्म किया जा रहा? हमारे वज़रा जो हैं वो सर, आपका पॉइंट आ गया। मैंने कहा शायद आप शिकवा ये कर रहे हैं कि आप इतनी अच्छी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप
हुकूमत में, इस मौजूदा हुकूमत में क्या कर रही हैं, लेकिन बहरहाल चलें। मेरी अच्छा बात जी, कामरान जी, साहब जी, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। जी जी ज़ाहिर साहब, ये जो टाइम कम है। गवर्नर हाउसेज हैं, ये जो चीफ मिनिस्टर हाउसेज हैं, इनके खर्चे क्यों सर नहीं पॉइंट कम आ गया, हो रहे? वक्त कम है, मैंने सबको एंगेज करना, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। पहली बात तो ये है कि जनाब कल कुछ सरप्राइज दे सकते हैं आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उसके लिए आपने क्या सोचा हुआ है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उस्मा साहिबा बीइंग अ गवर्नमेंट, वैसे गवर्नमेंट तो आप नहीं है, लेकिन कामरान साहब कुछ नहीं हो सकता। इन तिलों में कोई तेल नहीं है, और उनको वैसे भी जो फसाद और गदर उन्होंने मचाया था वो उनके लिए इमरान खान रेड लाइन है। बाकी तो मतलब मैं क्या कहूँ, नाउज़ुबिल्लाह। अब कल जो गुफ्तगू फरमाई है उस फितना खान ने, और वो हर वक्त उसने मज़हब को एक कुरान पाक भी नई चीज़ें निकाल के ले आता है। अल्लाह पाक ने ये कहा था, कब्र में ये सवाल होंगे। और जब हम ये कहते हैं, हमने उस वक्त भी वज़ीराबाद वाले वाक़े से पहले भी यही गुजारिश की थी कि मत करो इस तरह से, मज़हब का तमाशा मत बनाओ, मज़हब को अपने सियासत का टूल ना बनाओ। अब ये जो तकरीरें वो कर रहा है, मुझे बताइए, अब जो कल उसने जो दो जुमले, मैं तो वो रिपीट भी नहीं करना चाहती, जो दो जुमले उसने कहे हैं और अल्लाह पाक के फरमान के साथ वो खेल रहा है, ये क्या तरीका है? ये बातों को, चीज़ को कहाँ ले जाएगा? लेकिन ये जो है वो, ये बात दुरुस्त है इजहार साहब की, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो कुछ भी करने वाला जो उसके मेरे ख्याल है काफी ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं इस पर जरा एक राय ले लूं। गए हैं। बाकी जो फन के अंदर जहर है वो बाकी भी निकल जाएगा। ठीक है आमिर साहब, आपको लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने पहले भी मजहब का पत्ता यूज किया और शायद कल भी करने जाएंगे, आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन वो जी, इसमें मुझे यूं नहीं लग रहा है कि एक ये नेशनल कॉज है, इसमें हुकूमत वक्त भी और जो जमातें हुकूमत से बाहर हैं वो तमाम के तमाम सरापा एहतजाज हैं। और इस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए हम सब की कि हम एक मुत्तहदा महाज बनाकर, मुत्तहदा फ्रंट बना के दुनिया के सामने आए, ना कि आपस में जूतम पेजार कर रहे हों। इससे जो हमारा कॉज है वो डैमेज होगा। तो मेरे ख्याल में ये बात जब मुझ जैसे कमअक्ल सहाफ़ी की समझ में आ सकती है, तो जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको भी समझ में आनी चाहिए कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बियॉन्ड पॉलिटिक्स होती हैं। तो यहाँ पर हमें सियासत नहीं करनी, और आमिर साहब, हमें पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज। पीटीआई चेयरमैन इज नो मोर रेलेवेंट इन सो फार एज पॉलिटिकल पावर गेनिंग इज कंसर्न्ड? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, वो तो एक अलग वो है कि उसके अंदर जाहिर है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, आपके प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं, लेकिन यकीनन वो बिल्कुल ही इज ऑन द रोप्स, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। उन जो 8 मई को सूरत हाल थी वो आज नहीं है। पहले वो एक सब समझते थे कि भाई एक चढ़ता हुआ सूरज है जिसको कहते हैं ना अगले इलेक्शन में जीतना यकीनी है। आज कोई ये बात नहीं कह सकता। जिस तरह से आपने देखा है कि उनकी पार्टी में टूट फूट हुई है, फिर ये भी हमें पता है कि अगले इंतखाबात में क्या खुलकर पीटीआई को इस बात की इजाज़त होगी कैंपेन करें ना करें, एक बात। और दूसरी बात ही कि क्या खुद पीटीआई के चेयरमैन जो है कि वो ऐसे तो नहीं हो कि डिस्क्वालीफाई हो जाएं, गिरफ्तार हो जाएं। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं उसमें कामरान साहब, कि उसमें क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया होता है, क्योंकि चीज़ें तब्दील होती हैं। आज हम एक बात कह सकते हैं, उस वक्त तक हो सकता है चीज़ें तब्दील हों, इनके लिए कोई जगह बनाई जाए। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जी कामरान जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला गुल साहब, आपके नज़दीक चेयरमैन तहरीक इंसाफ कोई रिवाइवल कल कर सकते हैं कि लोग अगर उनकी अपील में बाहर आ जाएँ, ख्वाह वो मज़हब के नाम पे आए, लेकिन क्या वो सियासी तौर पे रिवाइवल कर सकते हैं उस सूरत हाल से जो उनको 9 मई के बाद फेस करनी पड़ी? या आपको लगता है कि नहीं, अब उनका सियासी पावर फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, अगले इलेक्शन तक तो नहीं उठते? कामरान साहब, उनकी बहुत ख्वाहिश तो यही होगी कि वो अपना रिवाइवल करें, क्योंकि ये एक मौका उनको मिल रहा है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, और पॉलिटिकल वर्कर जब तक के एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मौजूद ना हो उसके नतीजे में बहुत कम निकलते हैं। इसलिए मुझे कोई ऐसा बड़ा पावर शो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी, जाहिर है। लेकिन क्योंकि यूसी लेवल तक जो है वो या तो लोग छुप गए हैं या वो डर गए हैं या जो भी वजह है, लेकिन इसमें एक दो बातें मैं ज़रूर ऐड करूँगा। वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई जब फ्रांस के सदर से, तो बहुत उन्होंने खुशगवार अंदाज में मुलाकात की। मेरे ख़्याल में इससे हमारे कुछ जज्बात मजरू हुए हैं। दूसरा, इजहार साहब ने 25 करोड़ कौम को बड़े गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं समझता हूँ कि मेरे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, बड़े एहतरामन मैं कहूँगा कि ये अल्फाज जो है, पूरी कौम हमारी बड़ी अच्छी कौम है, इसमें बड़े उन्होंने कौम को गधा कहा, तो वो मेरे ख्याल में 25 करोड़ गधे का ये लफ्ज़ इस्तेमाल शायद नहीं करना चाहिए था शुरू में। चले अब इनको जरा इजहार साहब, आपने इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है क्विकली? अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ रहिएगा। जी इजहार साहब, फिर मैं उस्मा साहब एक सवाल पूछना है। जी इजहार साहब। जी, मैंने तो स्टेट बैंक के गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि जिस तरह जो हमारा वाइसराय आता था ब्रिटेन से, वो हम लोगों को इंसान नहीं समझता था।
तो मैंने नहीं कहा, ये तो जो रवैया है स्टेट बैंक के गवर्नर उसका आपने का इंटरप्रेट कि किया। मैं ये नाम नहीं बिल्कुल, बताऊंगा, ठीक, उसका ये रवैया ऐसे है कि ये इंसान नहीं है, ये गधे हैं। और इज़हार उल साहब, आपको चेयरमैन तहरीक इंसाफ पावर गेन करते नजर आ रहे हैं कल या कल के बाद से इलेक्शन तक? जी बिल्कुल, उनकी पावर तो है या नहीं है, लेकिन गेम उनकी ज़रूर है। वो ये कहते हैं कि मैं माइंड गेम का भी माहिर हूँ, वो बहुत सी गेम्स के माहिर हैं, और अभी तो उन्होंने बहुत कुछ छुपा कर भी रखी हुई हैं। अब अल्लाह करे कि जो गेम्स उन्होंने छुपा कर रखी हुई हैं वो कौम के लिए मज़ीद फितना सामानी का, परेशानी का और परागंदगी का बायस न बने। बिल्कुल पॉइंट आ गया लेकिन आपका। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। उस्मा साहिबा, जो कुछ आप कर सकते हैं वो ये था जो आपसे अब तक नहीं हो रहा, कि आप लोगों के जख्मों पे मरहम रखने के लिए जो 1.5 साल में लगे इकॉनमी को लेके, नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आए। वो एक पैकेज डील है आपकी, एक बड़ा अच्छा फेस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। केसेस उनके ख़त्म होते जा रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे, तो वो आके कुछ लीड करेंगे नून लीग को, तो शायद आप लोगों के लिए कोई बेहतरी हो जाए। क्या प्लान सोचा है कि इलेक्शन कैंपेन से बस के दौरान आएंगे, अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो इस साल भी नहीं आएंगे, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ज़ाहिर है अपने मुल्क में आना है और इलेक्शन से पहले तो हर सूरत हाल में आना है, लेकिन जहाँ हालात ये हों कामरान साहब कि एक कानून जो है उसका एक तमाशा और मजाक है। एक 109 मिलियन पाउंड जो है वो चोरी करके 9 मई के 10 मई के दंगे करा के एक शख्स को जो है रिमांड तोड़ के बुलवाया जाए, उसको गुट्टू सीव कहा जाए, और पनामा केस हो या उनके ऊपर जितने केसेस हैं उसकी परतें एक एक करके खुल नहीं रही हैं। हर बंदा जो है वो अपने मुंह से बता रहा है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। तो अब जो लोग इस सारी साजिश में जो चले गए, रिटायर हो गए, वो तो चले हो गए, क्विकली आगे जाना, दोबारा आता हूं आपके पास। खुद इतराफ कर चुका। ठीक। अब ये अपनी गलती खुद सुधारे ना। नवाज शरीफ किसी से इंसाफ क्यों मांगे? उसके साथ ज्यादती हुई है, ये इंसाफ खुद दे, इनका फर्ज है खुद इंसाफ दे। आमिर ज़िया साहब, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आके कोर्ट्स को और अवाम को कन्विंस कर सकेंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई, और कन्विंस करने के बाद इस बुनियाद के ऊपर फ्रंट रनर्स कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के? मुखालिफीन कह रहे हैं, इमरान खान साहब, आपने अपनी इब्तिदाई कलमात में बड़े मार्कतुलारा कुछ जुमले कहे थे। एक मिनट में आमिर साहब की बात ये भी कहा था। उस्मा साहिबा, एक मिनट ठहर तो जाए। जी आमिर साहब, जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कामरान साहब कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में बड़े मार्कतुलारा जुमले कहे थे। उसमें सबसे अहम बात ये थी कि या तो उस वक्त गलत हुआ जिस तरह से उनके खिलाफ केसेस हुए नवाज शरीफ साहब के साथ, या अब गलत हो रहा है जिस तरह से वो बरी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है कि 14 माह से माशाल्लाह उनके छोटे भाई की हुकूमत है, उनकी पार्टी की हुकूमत है, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? उन्हें किस चीज़ का खदशा है? इसमें जरा आमिर साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा, ये क्यों नहीं आ रहे, इसमें मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ एक ब्रेक के बाद। अल्लाह ताला का कलाम कुरान पाक और अल्लाह ताला की जो फ़लसफ़ा नज़रिया है, जो उनके कवानीन हैं, उनको इज़्ज़त देने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम ईमान की हद तक यकीन करें कि इंसाफ के पैमाने दो हो नहीं सकते। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।